हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो बच्चों जेएस ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो कल की क्लास हम लोगों ने नहीं की थी क्योंकि कल संडे था और थोड़ा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी, इसीलिए कल की क्लास नहीं आ पाई थी। और बच्चों आज की जो क्लास है वो आप लोगों को मिल जाएगी। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण के बारे में। जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होने वाली हैं, जैसे कि ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ऐसे परिभाषाएं हैं, जो 5-6 परिभाषाएं वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का जो लेक्चर होने वाला काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सारी परिभाषाएं एक साथ बता देंगे आप लोगों को, और चित्र में समझाएंगे भी कि ध्रुव कहाँ पे होता है, केंद्र कहाँ पे होता है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे बच्चों। तो चलिए क्लास को अब करते हैं कंटिन्यू और बताते हैं आप लोगों को। मैथ की क्लास बच्चों नहीं आ पाई थोड़ी कारणवश, और कल आपको मिल जाएगी। चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोल। तो बच्चों लिखते हैं, सबसे पहले परिभाषा हेडिंग लगाते हैं ध्रुव। ठीक है बच्चों। तो ध्रुव में सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप चाहे लिख सकते हैं दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को भी दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे आप सभी को बच्चों को पता होगा P से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ओके बच्चों, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप ये भी बता सकते हैं। अब देखते हैं दर्पण में कहाँ पे होता है। हम आपके सामने एक इधर और एक इधर, एक सेकंड, बस दो प्रतिबिंब बना दिए, यानी कि दो फिगर हमने ड्रॉ किया। ये आपका कौन सा हो गया बच्चों, अवतल दर्पण, और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल की परिभाषा आप लोगों को पता ही होगी। अवतल में आंतरिक तल परावर्तक तल होगा, उत्तल में उभरा तल परावर्तक तल होगा। चलो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपका उत्तल दर्पण, और ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों। तो ये जो होता है, देखो सुनो, दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को, ये दर्पण का हो गया, इसके परावर्तक तल ये वाला तो है, और इसमें ये वाला है, तो इसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं, केंद्र यहां पे आया होगा, और इसमें मान लेते हैं केंद्र यहां पे होगा। तो इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसी को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे बच्चों P से लिखते हैं। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, एक परिभाषा आपकी होगी। दूसरी पढ़ते हैं वक्रता केंद्र। हेडिंग लगा लेते हैं, वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र की परिभाषा, जो ये गोलीय दर्पण है, ये उत्तल और अवतल, ये जिस कांच के गोले के भाग होते हैं, समझो, यानी कि जो ये आपके दर्पण हैं
ये जिस कांच के गोले के भाग होते हैं उसी के केंद्र को, यानी जो गोला था उसी के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा आप कैसे लिखोगे? परिभाषा, गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले के भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब मान लेते हैं यहां पे हमने बनाया एक गोला, इस गोले का बच्चों ये वाला केंद्र है, ठीक है, और इसी को हम बीच से काट दे रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं। एक ये दर्पण निकल के आ गया, एक ये वाला निकल के आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा। अब बीच से काटोगे तो एक इतना भाग आ जाएगा जो इसमें काम कर जाएगा, इतना वाला भाग ये वाला हो गया, समझ जाओ, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब इस गोले के केंद्र को इन दर्पणों का वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा, गोली दर्पण कांच के जिस गोले के भाग होते हैं परिभाषा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे भी आ रहा होगा। भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ओके बच्चों, गोलीय दर्पण, ये जो आपके गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसमें देखो, इसके मान लेते ऐसे ऐसे डैश डैश के बनाया जाएगा तो इसका केंद्र मान लेते कहाँ पे आ गया होगा? यहाँ पे आ गया होगा। और इसका केंद्र मान लेते बच्चों यहाँ पे आ गया होगा। अब इसको साफ कर देना, यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इसी गोले के केंद्र को ऐसे आप बड़ा करोगे ना, इसको ऐसे ऐसे डैश डैश करके जब बड़ा करोगे ऐसे ऐसे देखो बन रहा होगा, और इसको जब आप ऐसे ऐसे बड़ा करोगे तो ऐसे ऐसे, तो ये भी केंद्र बन रहा होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग काहे से लिखते हैं बच्चों? जिसे हम लोग सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। जिसे हम लोग सी से लिखते हैं, सी से लिख देते हैं, जिसे सी से जिसे सी से लिखते हैं, ठीक है। आई होप को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये 2 पॉइंट पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग मुख्य अक्ष, ठीक है। जो मुख्य अक्ष होता है वो क्या होता है? मुख्य अक्ष बहुत आसान है। देखो 2 परिभाषा हमने पढ़ी ना, इसी से बनाएंगे। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। जैसे इस पहले चित्र में देखते हैं, ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। लिखते हैं हम लोग परिभाषा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को
मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर इस चित्र में बात की जाए तो P और C यानी कि PC आपकी मुख्य अक्ष है, PC आपकी मुख्य अक्ष, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होगी और ये भी क्लास आप लोगों को बेहतरीन लग रही होगी। तो अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य या फोकस, हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस। तो बच्चों जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है? देखो बिल्कुल बेहतरीन से कॉन्सेप्ट मिलेगा मुख्य फोकस पे। आप ऐसे कह सकते हो ये आपकी मुख्य अक्ष है, ठीक, इसी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे बच्चों चित्र में समझते हैं हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, इसके समांतर ये चल रही, दर्पण से यहाँ पे चल रही, इधर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाएगी, मान लेते इस बिंदु से गई, परावर्तन हुआ यहाँ से इधर चली गई, इसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे F से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां चलिए, अब इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? F दे देंगे। ठीक है, आई होप को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कैसे मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष यहां तक मान लेते थोड़ा, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये देखो समांतर ही तो है ये दोनों आपस में से, ठीक है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से इसका क्या हुआ? इसका हुआ बच्चों परावर्तन, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे जान तो नहीं आएगी, यहाँ पे ये मान लेते हैं, डैश डैश करके दिखा देते हैं, इसमें आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो बच्चों इसके बाद हम लोग ये परिभाषा पढ़ने वाले फोकस दूरी और पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जो वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो इन दोनों को पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं, हम आप लोगों को ऐसे बता दे रहे हैं, थोड़ा लिखवाएंगे नहीं, ऐसे समझ जाओ। फोकस दूरी,
फोकस दूरी समझो, सारी दूरियां पोल से नापना आप लोग, पोल से, ध्रुव से। फोकस दूरी की बात की जाए, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहां से ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ये ध्रुव से फोकस तक की दूरी, यहां तक यानी कि ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, यही आपकी फोकस दूरी हो जाती है। ये वाली दूरी फोकस दूरी कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे। तो वक्रता त्रिज्या कैसे पढ़ेंगे, देखो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं या दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों की ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इतनी सारी परिभाषाएं जो हमने 4 ये लिखवा दी, 2 बता दिया, 6 परिभाषाएं आप लोगों को अच्छे से आई होंगी। तो बच्चों या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए फिर। तो बच्चों आई होप कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कल थोड़ा सा तबीयत डाउन थी इसीलिए क्लास नहीं आ पाई थी बच्चों। तो धन्यवाद।